हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कुछ फिजिक्स के सवाल करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के, जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ए स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो हमारे पास है कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण का कथन है। हम ये जानते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो हमें बताता है टेम्परेचर के बारे में, और टेम्परेचर किसके बारे में होता है, ये होता है एनर्जी के बारे में। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन। तो यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ आइडियल गैस की, ठीक है। आइडियल गैस के लिए जो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है वो केवल और केवल उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन अगर यही सवाल में अगर यहाँ पर रियल गैसेस होती तो उसके अंदर या तो टेम्परेचर और वॉल्यूम होता या टेम्परेचर और प्रेशर होता। इन दोनों में से कोई एक ले लेते आप, ठीक है। अगर दोनों दे रखे हो तो ये वाला जो ऑप्शन होता है उसमें करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज। ये पूछ रहा है कि समतापीय प्रक्रिया में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। देखो समतापीय प्रक्रिया है तो इसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब जो भी हमारे पास सब्सटेंस हमने लिया है उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि इसमें परिवर्तन कितना होगा, जीरो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अवस्था फलन नहीं है। यह पूछ रहा है कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। एक बात याद रखने वाली यहां पर यह है कि थर्मोडायनेमिक्स में जो फोर्सेस होते हैं वो होते हैं नॉन कंजर्वेटिव। कैसे फोर्स होंगे, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। जब यहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगे तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं वो पाथ पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होगा कि अगर कोई प्रोसेस हो रही है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो यहां पर जो वर्कडन जो आएगा वो भी क्या करेगा। वर्कडन क्या होता है, वैसे तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक बार हम जनरली मान लेते हैं, ठीक है। तो वर्कडन भी किसका फंक्शन होगा, वो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से आएगा हमारे पास वर्कडन। तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो वर्कडन होगा वो बिल्कुल पाथ पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। स्टेट फंक्शन नहीं होगा। मतलब जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन है केवल उनसे हम वर्कडन नहीं निकाल सकते। हम इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक कैसे गए हैं, हमने कौन सी प्रोसेस उसमें लगाई है, तो उससे वर्कडन पर भी फर्क पड़ता है। लेकिन बाकी में देखो, एंट्रोपी एंट्रोपी हमें पता है इनिशियल, और अगर हम फाइनल पता हो तो हम उसके बारे में बता सकते हैं कि कितना चेंज हुआ, क्या हुआ। तो एंट्रोपी यहाँ पर क्या नहीं है, ये यहाँ पर स्टेट फंक्शन है, ठीक है। जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या है यहाँ पर ये भी हमारे पास स्टेट फंक्शन है। टेम्परेचर भी हमारे पास क्या स्टेट फंक्शन है। तो यहाँ पर जो स्टेट फंक्शन जो नहीं है वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास स्टेट फंक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन, फॉर एन आइडियाबेटिक प्रोसेस इन एन आइडियल गैस। तो आइडियाबेटिक प्रोसेस जब होती है तो यहाँ पर आइडियल गैस में क्या होता है। देखो आइडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पर सिस्टम के द्वारा मतलब किसी भी प्रकार का जो हीट ट्रांसफर है वो नहीं होता। अगर हीट ट्रांसफर नहीं होगा इसका मतलब डेल्टा क्यू क्या इतना हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास जो सही आंसर होगा वो कौन सा है, ये है ऑप्शन देखो बी, हीट एक्सचेंज इज जीरो। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स फॉर ए मोनो एटॉमिक गैस। ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए पूछ रहा है, स्पेसिफिक हमारे पास रेशियो पूछ रहा है स्पेसिफिक हीट के लिए। देखो स्पेसिफिक हीट का हमारे पास रेशियो होता है वो होता है गामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है 1+2 डिवाइड बाई एफ। यहाँ पर जो एफ है वो क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस है और मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है 3। इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करें तो यह हो जाएगा 1+2/3, यह हो जाएगा 5/3। तो मोनोटॉमिक हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ स्टेट्स दैट हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉटर बॉडी
स्पोटेंशियली। तो ये कौन कहता है कि जो हीट है वो ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर मतलब बह नहीं सकती? ये कौन कहता है? ये कहता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी। देखो हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक क्लाउसियस का है और एक दूसरा है, ठीक है, जो तुम यहाँ पर कमेंट करके बताओगे। कार्नो इंजन की दक्षता किस पर निर्भर करती है? द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नो इंजन डिपेंड्स ऑन। देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। तो एफिशिएंसी के फॉर्मूले में देखो क्या हो रहा है, एक फॉर्मूला हो रहा है वैसे, ठीक है, वो होता है 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है सिंक और सोर्स के टेम्परेचर पे, या सिंक और सोर्स जो यहाँ पर हीट उसको दी है, जो ली है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, पहला ऑप्शन है टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, ठीक है। हमारे पास ये जो आंसर ए होगा यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, द वर्क डन इन ए आइसोकोरिक प्रोसेस, सम आयतनिक प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना होगा? अब बताओ, देखो हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वो होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। प्रक्रिया कौन सी है? ये है हमारे पास आइसोकोरिक, और आइसोकोरिक में वॉल्यूम में चेंज होता है 0। अगर वॉल्यूम में चेंज 0 होगा तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास वर्क डन कितना जाएगा? वो आ जाएगा 0। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच प्रोसेस हैज मैक्सिमम वर्क डन फॉर ए गिवन चेंज इन वॉल्यूम? ये पूछ रहा है कि दिए गए आयतन परिवर्तन के लिए अधिकतम कार्य किस प्रक्रिया में होता है? अधिकतम कार्य पूछा है, तो हमने अभी पिछला ही सवाल किया है कि किस में होगा। देखो सम आयतनिक में तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। क्लियर। अब देखो हमारे पास आ गया सम तापीय, उष्मारोधी, समदाबी और उष्मारोधी। इनकी बात करेंगे, चलो इनकी बात करते हैं। देखो पहले हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं ऐसे सबके लिए अलग अलग, P और V का। P और V, बाकी जो बच गए उनके लिए बना रहे हैं, ठीक है। P और V। देखो ये जो पहला ग्राफ होगा वो होगा ऑप्शन बी के लिए, ये होगा ऑप्शन सी के लिए, ये होगा ऑप्शन डी के लिए, ठीक है। अब देखो बताओ, देखें पहला ऑप्शन है समतापी प्रक्रम। समतापी में क्या होता है? इक्वेशन होती है पी वी बराबर एन आर टी। समतापी मतलब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रेशर जो होगा वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो अगला ऑप्शन सी में ये है एडियाबैटिक उष्मारोधी। तो एडियाबैटिक में कैसा होता है? वो होता है पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है। फिर आता है आइसोबारिक। आइसोबारिक का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? वो होगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब देखो हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास पी वी ग्राफ दे रखा हो और हमें वर्क डन निकालना हो, तो इस ग्राफ के नीचे का जितना भी एरिया है, ये ग्राफ और जो वॉल्यूम जो लाइन है उनके बीच जितना भी एरिया है, जैसे इस वाले में बात करते हैं, मान लो ये जो एरिया है वो क्या बताएगा? इस प्रोसेस के अंदर हमें वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। इस वाले में ये वाला जो एरिया है वो किसको बताएगा? वर्क डन को बताएगा। इस वाले में ये जो एरिया वो वर्क डन को बताएगा। तो अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ऑप्शन बी और सी का जो एरिया है वो ऑप्शन डी के कंपेरिजन में बहुत कम है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वर्क डन होगा वो कौन से में होगा? वो होगा अपने पास आइसोबारिक वाले में। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है ये हमारा पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम कैन बी। जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी जो एंट्रोपी है वो क्या हो सकती है? देखो एंट्रोपी के लिए एक ही बात याद रखनी है, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि एंट्रोपी है वो या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। तो अब बताओ क्या होगा उस पर? क्या यहाँ पर ऑप्शन ए होगा केवल शून्य? हाँ हो सकता है, लेकिन आगे वो ऑप्शन देखना है। केवल ऋणात्मक नहीं,
शून्य या धनात्मक, अभी मैंने बताया था शून्य या धनात्मक ये हो सकती है, हमेशा ऋणात्मक नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। विच साइकिल हैज द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, किस चक्र की दक्षता अधिकतम संभव होती है, ये इसमें होगा ऑप्शन सी, कार्नोट साइकिल। प्रतिवर्ती प्रक्रिया में मतलब जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें क्या होगा, अब देखो एंट्रोपी इंक्रीजेज, एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी डिक्रीजेज, एंट्रोपी घटती है, एंट्रोपी बिकम्स इन्फिनाइट, इन्फिनाइट हो जाती है, या फिर एंट्रोपी स्थिर रहती है। देखो यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो एक बात याद रखना, एंट्रोपी के बारे में छोटी सी बात है वो याद रख लो कि एंट्रोपी जो होगी वो या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। और दूसरी बात, ब्रह्मांड के अंदर एंट्रोपी का मान हमेशा बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। तो घटने वाली जितनी भी चीजें हैं वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर खत्म हो जाएगी। इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो नहीं होगा। एंट्रोपी अनंत हो जाती है तो अनंत का तो सवाल ही नहीं है, इन्फिनाइट तो अभी नहीं होगी नहीं। अब बात रही हमारे पास एंट्रोपी बढ़ती है या एंट्रोपी स्थिर रहती है, इन दोनों में। अब देखो दो प्रोसेस होती है, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल, ठीक है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है उसके लिए हमेशा एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है उसके लिए होती है वो बढ़ती है हमेशा। कैसे होगी, या तो जीरो हो जाएगी या क्या रहेगी, हमेशा बढ़ेगी, ठीक है, इंक्रीजिंग। तो यहां पर कौन सा प्रोसेस है, ये है रिवर्सिबल प्रोसेस, तो इसके लिए हमारे होगा ऑप्शन डी, मतलब एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर रिवर्सिबल, क्या सारी जो प्राकृतिक जो चीजें हैं वो सारी रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल बिल्कुल नहीं है। नो इंजन कैन बी 100% एफिशिएंट, हाँ ये पता है हमें कि ऐसा नहीं हो सकता। हीट इंजन्स वायलेट्स फर्स्ट लॉ, ये भी नहीं है। एंट्रोपी कैन बी डिस्ट्रॉयड, नहीं। हमारे पास ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर है वो सेकंड लॉ पे काम करता है। समतापीय प्रक्रिया का पीवी ग्राफ होता है, समतापीय पीवी ग्राफ क्या होगा, देखो अभी मैंने बनाया था समतापीय प्रक्रिया कैसे ग्राफ होता है, पी और वी, पी वी बराबर होगा एन आर टी, कांस्टेंट है, मतलब पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का वॉल्यूम के। तो ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये ग्राफ जो कैसा है, ये है हाइपरबोला, ठीक है, ये ग्राफ कुछ सभी आ जाएगा। इस प्रकार के ग्राफ को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हमारे पास ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हैज नो हीट एक्सचेंज, मतलब किस उष्मागतिकी प्रक्रिया में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। हमें पता है कि एक ही प्रोसेस है जिसमें डेल्टा क्यू बराबर 0 होता है, वो होता है एडियाबेटिक। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देखो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, मतलब पी वी, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, बस जहां से हमने शुरू किया था वहीं आ जाएगा, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस जहां हमने शुरू किया था इनिशियल पोजीशन पे फाइनल पोजीशन भी वहीं होगी। तो यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है, तो अगर हम जहाँ से शुरू कर रहे थे वहीं अगर वापस आ रहे हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू, उष्मागतिकी का तृतीय नियम किससे संबंधित है, क्या तृतीय नियम हीट इंजन से संबंधित है, नहीं, ये सेकंड लॉ वाला है। एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो, हाँ ये किसके बारे में बताता है, एंट्रोपी के बारे में जानकारी देता है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो कौन सा वाला है, वो हमारे पास है फर्स्ट लॉ, ठीक है। अगला, वास्तविक ऊष्मा इंजन की दक्षता हमेशा होती है, एफिशिएंसी ऑफ रियल हीट इंजन इज ऑलवेज, हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी, जो दक्षता होगी वो कार्नोट इंजन की होती है। कार्नोट इंजन से दक्षता किसी की भी ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर रियल हीट इंजन ले रहे हैं तो उसकी जो दक्षता होगी वो कार्नोट इंजन से कम ही होगी। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि लेस देन कार्नोट इंजन, तो हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।